हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है क्वेस्ट, जिसमें मैं आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप मिल सके। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज शिवम पांडे। मैं 4 बार गेट क्वालिफाई कर चुका हूं। मैंने राइट्स एग्जाम पीएसयू भी क्लियर कर रखा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है। मैं पिछले 3-4 सालों से केवल एसएससी जेई और अदर स्टेट लेवल एई जेई सेगमेंट में टीच कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ उनके गोल्स को अचीव करने में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे या मेरा कोर्स लेना चाहते हैं या आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी पे रजिस्टर करना होगा। अनअकैडमी पे रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको ऐसे दिख रहा होगा, उसे डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आप एसएससी सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप एसएससी सेलेक्ट करते हो तो एसएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे या अनअकैडमी पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं या इंडिया के बेस्ट टीचर हैं, उन सब के कोर्सेज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप वहां पे जाके कोई भी कोर्स देख सकते हो। अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो अनअकैडमी पे आपको क्या यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती हैं, वो आप देख लो। पहला तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी। कब आपका कौन सा क्लास होगा, किस दिन आपका टेस्ट होगा, किस दिन किस सब्जेक्ट के बारे में का डाउट सेशन होगा, हर चीज़ आपको प्री प्लान्ड और पहले ही मिलेगा। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस देखिए यहाँ पे क्यों फायदेमंद है, क्योंकि लाइव क्लास अगर होगी तो आपके पास जो भी क्वेरी है आप एजुकेटर से ड्यूरिंग जब भी वो पढ़ा रहा है वो टॉपिक आप पूछ सकते हो। जैसे मान लो लाइव क्लास में अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको डाउट है, तो आप चैट विंडो के थ्रू आप एजुकेटर से इंटरेक्ट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। लाइव टेस्ट और क्विजेज का मतलब समझना, जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ तो उस पर तुरंत आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग टेस्ट मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा। और वो भी वो टेस्ट होंगे जो एजुकेटर्स यहाँ पे जो आपको टीच कर रहा है वो खुद बनाएगा, तो उसकी क्वालिटी भी वन ऑफ द बेस्ट होगी। ये यूनिक बात है क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा, अनलिमिटेड एक्सेस। ये काफी यूनिक बात है। इसमें क्या है, जैसे आप मान लो अनलिमिटेड एक्सेस में क्या है, आप कहीं भी बाहर हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, वहां से आप पहले तो क्लास कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो वो क्लास आपके सब्सक्रिप्शन चैनल पे अवेलेबल होगी। जैसे आप सब्सक्राइब किए होते हो तो आपको वो लाइव क्लास आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। आप वहां से दोबारा से वो क्लासेस देख सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो। और आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके भी ऑफलाइन चेक कर सकते हो या देख सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, एसएससी के सब्सक्रिप्शन का ये फीस स्ट्रक्चर है। मंथ, 1 मंथ का, 2 मंथ, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का और 24 मंथ का। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको मेरा सजेशन मानोगे, मैं आपको बोलूंगा कि आप कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन लो तो 1 ईयर या 2 ईयर्स का लो। 1 या 2 साल का, 1 मंथ या 2 मंथ का नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप 6 मंथ का मान लो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो कितना फी अब देते हो, 4300। अगर 12 मंथ का लेते हो तो 5400। तो 1000 में आप देखो आपको पूरा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और जबकि 1 महीने का आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो ही वो 1000 का है। तो एक तो आपका मनी का वेस्टेज भी नहीं होगा, मनी आपकी बच जाएगी। दूसरा, अगर आप देखो आप सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का लेते हो और अगर मान लो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि मुझे डाउट क्लियर करना है या मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं या मुझे रिवीजन करना है, तो अगर आपने यही सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का लिया होगा तो आपको ये दोबारा क्लासेस मिल जाएंगे, दोबारा से आप कर सकते हो, आप रिवीजन क्लासेस कर सकते हो, आप पूरे 12 मंथ तक टेस्ट को दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बार बार टेस्ट वगैरह भी अपडेट होते रहेंगे, उनको दे सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप 12 मंथ या तो 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लो। ये जो भी फीस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये आफ्टर 10% डिस्काउंट के बाद है। तो अगर आप ये 10% डिस्काउंट चाहते हो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, SPUS। विदाउट ये कोड आपको सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये कोड यूज करना है, SPUS। देखिए ध्यान रखिएगा, SPUS। तो आपको यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है, एसएससी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, इस लिंक को खोलिए, आपको यहाँ पे सारी क्वेरीज मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, देख डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप।
टाइप करना है लिंक को, क्लिक करना है, ज्वाइन होना है, आप जो भी क्वेरी है यहाँ पे आपकी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या है मेरा कोर्स प्लानिंग। देखो मैं आपको यहाँ पे बेटा सबसे पहले फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले कराऊंगा। पहले फ्लूइड कराऊंगा, फिर हाइड्रोलिक मशीन, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो पहली बात तो हाइड्रोलिक मशीन की, देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको माइंड मत करिएगा। यहाँ पे HYDRAULIC होना चाहिए था हाइड्रोलिक्स मशीन, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो माइंड मत करना। सबसे पहले फ्लूइड मशीन की बात करूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, वेटेज इसका बहुत है SSC जेई से लेके हर AE जेई एग्जाम में। ठीक, और FM और HM अगर आप देखोगे अकेले 20% से लेके 30% तक का वेटेज हर एग्जाम में लगता है, और ये कॉमन है सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगा फ्लूइड और हाइड्रोलिक, फिर स्टार्ट करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, देन हीट एंड मास ट्रांसफर, देन थ्योरी ऑफ मशीन एंड देन मशीन डिजाइन। ठीक है, ये मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ अनअकैडमी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें डील करने वाला हूँ आपको ये इतने सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। देखो आज के ज़माने में हार्ड वर्क तो चाहिए अगर कभी भी सिलेक्शन लेना, क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है बच्चा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अगर सिलेक्शन लेना है इस कंपटीशन में तो आपकी स्ट्रेटजी भी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क और स्ट्रेटजी ही मिलके स्मार्ट वर्क होता है, और कुछ नहीं होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज नथिंग, हार्ड वर्क और स्ट्रेटजी को जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं हर कॉन्सेप्ट को आपको पहली बात तो है डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही डीप में जाके पूरा एग्जीक्यूट करके। ठीक, ईच एंड एवरी टॉपिक। दूसरा, हर टॉपिक पे आपको एनिमेशन और विजुअलाइजेशन मिलेगा। एनिमेशन और विजुअलाइजेशन से अगर क्या होगा कि आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम टर्म के लिए याद होंगी, भूलेंगी नहीं। तो पहला तो फर्स्ट यूनिक बात जो स्ट्रेटजी है मेरी वो ये है। दूसरी जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ 150 प्लस, याद रखना, सेलेक्टेड क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, मतलब वो क्वेश्चंस जो कि मैं सेलेक्ट करूंगा, जो मुझे लगेगा बेस्ट है, उसको भी मैं 3 कैटेगरी में तोड़ूंगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 होगा बिगनर के लिए, लेवल 2 होगा इंटरमीडिएट लेवल, और लेवल 3 होगा एडवांस। अब लेवल 1 में क्या है, जिसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, जिसको न्यूमेरिकल लगाने नहीं आता, जिसने कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किया, वो भी यहाँ पे सीखेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया उसके कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, ये वो लेवल होगा। लेवल 2 जो होगा ना बच्चा, उसमें इंटरमीडिएट लेवल, इसमें जो आजकल कंपटीशन पे क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। यहाँ आप सीखोगे कि एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करना है, क्या कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर लेना है, कितनी जल्दी से जल्दी मुझे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ये सारी चीजें आप लेवल 2 में सीखोगे। लेवल 3 इज माय फेवरेट, और इसमें मैं क्या करूंगा बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा हर चैप्टर के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन, जिसमें उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, इसमें ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के लग जाए, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर भी मत रिवाइज करो, केवल इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाए। अब जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो आपका शुरू में तो एक्साइटमेंट बहुत होगा, बहुत ज्यादा आपका इंथुजियाज्म होगा, पर आप धीरे धीरे डल हो जाते हो, तैयारियां धीरे धीरे आपकी क्या होती हैं, इंथुजियाज्म कम होता है। तो ये बना रहे, आप हमेशा उतनी ही मेहनत से तैयारी करो, इसलिए मैं बीच बीच में प्राइस टेस्ट कराऊंगा, वो भी हर सब्जेक्ट के एंड में, ताकि आप उतनी ही इंथुजियाज्म से प्रिपरेशन करो। ठीक, एक और चीज मैंने सोचा है कि अब हम क्या कर देंगे कि जो भी हमारा क्लास होने वाला है 90 मिनट का, मान लो कोई क्लास में मेरा है लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो हम 80 मिनट का क्या करेंगे, क्लास लेंगे, और लास्ट के 10 मिनट को डाउट सेशंस पे कन्वर्ट कर लेंगे। लास्ट 10 मिनट में हमेशा डाउट होगा, पर वो डाउट सेशन में केवल और केवल आप डाउट पूछोगे किसके रिगार्डिंग, केवल और केवल उस लेक्चर के रिगार्डिंग, जो भी उस दिन मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप लास्ट 10 मिनट में पूछो, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें मैं एसएससी से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक, आईएएस,
एसएससी और गेट से रिलेटेड जितने 15 साल के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और मिलेंगे जो थ्योरी से नहीं मिल सकते, या जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे बनाए गए हैं कि उन ऑप्शंस को अगर पढ़ा जाए तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, वो सारे 15 साल के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा खुद क्लास में, और ईच एंड एवरी आप समझ लो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल्ड मैनर में समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आया, क्यों यही क्वेश्चन आया, क्यों यही ऑप्शंस है, और क्यों यही क्वेश्चन को कैसे करना है, और इसका क्यों ये आंसर है। ये पूरा होगा इस हमारे जो भी क्लासेस जिस भी सब्जेक्ट के चलने हैं उस हर टॉपिक पे ये होना ही होना है। अब मैं बताऊं यूनिकनेस ऑफ दिस कोर्स की, मैं रिक्वायरमेंट बेस्ड डाउट सेशन लूंगा। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और आप में से 20 लोगों ने बोला कि सर हमें इस टॉपिक पे अभी भी डाउट है, तो मैं उस टॉपिक पे दोबारा से लेक्चर रखूंगा और वो उस टॉपिक का नाम होगा रिक्वायरमेंट बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ठीक। दूसरा, मैं कोर्स को कोशिश करूंगा इंटरेक्टिव बनाने की, ताकि आपको हमेशा कोर्स को पढ़ने में मजा आए और कोर्स का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से लगे कि आपको मिनिमम मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है। अब मैं एक लास्ट में आपसे बात बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट सीरियस हैं, आई प्रॉमिस कि अगर जो स्टूडेंट सीरियस हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं 6 महीने या 1 साल के लिए, जो मैं कह रहा हूँ उन बातों को, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर कर लेंगे। ये मैं आपको क्लियरली वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक। अब थोड़ा सा एक टर्म है फंडा फॉर सिलेक्शन इन एसएससी। देखो ये जो फंडा है ना, फंडा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ बच्चे क्या होता है ना, कम मेहनत करके अच्छा स्कोर कर जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी स्कोर नहीं आता। वो इसी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बताएगा। देखो कोई भी अगर तुम एसएससी जेई का पेपर उठा लो तो देखोगे तुम, ये जो सोम एफएम एचएम है ना, और एमडी भी जोड़ लो, ये चारों मिला के किसी साल 30 से 35 से कम मार्क्स का नहीं आता है। ठीक। बाकी थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट और प्रोडक्शन देख लो, ये भी 30 मार्क्स से कम नहीं आता। और मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स डील कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लगभग सारे सब्जेक्ट, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ आप मेरे से ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लो और जाके कभी भी पेपर दे देना। अगर आपने 60 आउट ऑफ 60 नहीं स्कोर किया तो आप बोलना कि सर आपने क्या बोला था कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या क्वेश्चन आपने जो बताया इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप इन टॉपिक्स को पढ़ लो, यहाँ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 60 मार्क्स स्कोर कर लो, गारंटेड। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे वो सब मिला के कितने मार्क्स के आएंगे, 35 से 40। आप सोचो यहाँ अगर आपने 50% भी स्कोर कर दिया, केवल 20 मार्क्स, केवल 50% में बोल रहा हूँ मैं, आपका टेक्निकल में स्कोर कितना होता है बच्चा, 80 आउट ऑफ 100। जाके पता कर लीजिएगा एसएससी जेई के किसी भी साल में ये वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स होगा। तो आप 80 मार्क्स टेक्निकल में इस स्ट्रेटजी से पा सकते हैं, केवल आपको मुझे फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। पर अगर आप प्री करना चाहते हो ना बच्चा, तो सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एसएससी का अगर प्री निकालना है तो नॉन टेक भी बराबर ही इंपॉर्टेंट है जितना टेक्निकल। और नॉन टेक का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि आपको रीजनिंग बेस्ट होनी चाहिए। रीजनिंग इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि कम से कम आप 50 में 45 मार्क्स तो स्कोर करें ही करें, और ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सबसे आसान स्कोरिंग होता है रीजनिंग में स्कोर करना। सबसे आसान से चैप्टर टॉपिक है और सबसे आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद नॉन टेक में आपका फोकस जो है वो है, देखिए मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ नॉन टेक में, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ किस सीक्वेंस में पढ़ना है अगर आप मैक्सिमम मार्क्स पाना चाहते हैं। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर करंट अफेयर, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री एंड देन इकोनॉमिक्स। ये सीक्वेंस रखिए आप, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपको नॉन टेक में भी। दैट्स माय प्रॉमिस। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आ गया हूँ, मैं कुछ पढ़ा देता हूँ आज आपको और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप समझ पाएंगे कि मैं किस लेवल में और कैसा पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। ठीक है। देखो वेपर प्रेशर और कैविटेशन इसीलिए मैंने चुना क्योंकि मुझे ऑफलाइन बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर कैविटेशन नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज कैविटेशन, क्या फर्क है वेपर प्रेशर कैविटेशन में। तो सुन लो, देखो कैविटेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना फ्लूइड मशीन में, क्योंकि पूरा हाइड्रोलिक मशीन में आप जाओगे, पंप, टरबाइन, इन सब की डिजाइनिंग में, इन सब की वर्किंग में कैविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कैविटेशन जो है ना, इनकी वर्किंग को सीवियरली अफेक्ट करता है, इनकी एफिशिएंसी को, इसीलिए कैविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें कैविटेशन आना ही चाहिए अगर हम फ्लूइड मशीनरी सीखना चाहते हैं।
अब अगर आपको कैविटेशन आना है तो कैविटेशन को समझने के लिए आपको आना चाहिए वेपर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर। और अगर आप वेपर प्रेशर जानना चाहते हैं तो पहले प्रेशर समझिए। अगर आपसे मैं पूछूं प्रेशर, तो प्रेशर सब लोग जानते हैं, हर बुक में डिफिनीशन लिखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छी किताब है तो लिखा है एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नल शब्द क्यों लिखा है आप जानते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स की बात करेंगे तो हम स्ट्रेस की बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ही वो प्रेशर है। अब प्रेशर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक टर्म पढ़ते हैं स्ट्रेस, उसमें क्या फर्क है ये हम अलग से डील करेंगे एक दिन। ये 7-8 डिफरेंसेस हैं जब मैं सोम पढ़ाऊंगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर अभी मैंने आपको बता दिया, अगर प्रेशर देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटर्नल नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स, उसे तो मुझे देखना ही देखना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है क्या। जैसे मैं अभी पूछूं आपके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक। तो मैं पूछूंगा अगर प्रेशर है तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है जिसकी वजह से प्रेशर पैदा हुआ है, बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल अपने अपने स्पीड से चल रहा है। अब अपनी अपनी स्पीड से जब कोई मॉलिक्यूल चल रहा है, अगर वो आया मूव करते करते और किसी सरफेस से टकराया, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से कि चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या पैदा करता है, एक्सटर्नल फोर्स। मान लो जैसे कोई मेरा शरीर है, मान लो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो, ब्रह्मांड में मॉलिक्यूल घूम रहे, बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आया यूं और आके मेरे सर से टकराया, जैसे ही टकराएगा उसका वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज होने का मतलब उस पार्टिकल ने, उस बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ने यहाँ क्या लगाया है, एक एक्सटर्नल फोर्स। अगर यही एक्सटर्नल फोर्स मैं पर यूनिट एरिया ले लूं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, और वो प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो होता है 101.325 किलो पास्कल। ये आप याद कर लो, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर में हम ये प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू कहां से आई है। ठीक, प्रेशर की कुछ यूनिट है जो याद कर लो। एक ऐसा यूनिट है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया है भाई, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट हो गई प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, फ्लूइड स्टैटिक्स में इनका बहुत काम है, इनको इज्जत दिया गया और बोला गया कि एक पास्कल भी एक प्रेशर की यूनिट है और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक यूनिट लिखी हुई है बार, स्मॉल होगा ये बी, कैपिटल कभी नहीं होता बार में। एक 1 बार बराबर 100 किलो पास्कल, ये भी यूनिट याद कर लेना। वेस्टर्न यूरोप, मतलब वेस्टर्न यूरोप में ये यूज होता है। किलो पास्कल का जो क्राइटेरिया है वो ऑस्ट्रेलिया में यूज होगा। 1 मेगा पास्कल मतलब 10 टू द पावर 6 पास्कल होता है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, 1 बार बराबर 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंडिया में यूज किए जाने वाला प्रेशर का यूनिट है। ठीक, कुछ भूल जाओ पर ये नहीं भूल सकते ये जो मैं बोल रहा हूं कि एक टार किसके इक्वल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टार होता है 133.33 पास्कल, 133.3 पास्कल। यहाँ पॉइंट छूटा, याद रखिएगा 133.3 पास्कल। कई बार आरआरबी जेई, एसएससी जेई में आता है कि एक टार किसके बराबर होता है, या एक टार किसकी यूनिट है, प्रेशर की, या ये एक टार ही होता है 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब अगर आप प्रेशर समझ गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको वेपर प्रेशर समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर समझना है तो आप एक टर्म समझिएगा, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन के लिए आप एक काम करो, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लो किसी भी टेम्परेचर में, मान लो 20 डिग्री पे, उस पानी को एटमॉस्फेयर पे खुला छोड़ दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो पानी का जैसे ही खुला छोड़ोगे वो लेवल जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये जो पानी का लेवल ड्रॉप हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो इस सरफेस पे है ना, वो जैसे ही आपने एटमॉस्फेयर में रखा है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर की तरफ उड़ गए हैं, सॉरी, ऊपर की तरफ क्या कहे हैं, उड़ गए हैं। तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो वेपर बन के उड़ने लगे धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे उड़ रहे हैं वैसे वैसे ये लेवल कहाँ गिर जाएगा, लिक्विड का, नीचे। इसी को हम कहते हैं वेपर, सॉरी, इसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक, अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये सब हुआ कैसे, आखिर आपने ये तो बता दिया, पर इवापोरेशन है ये प्रक्रिया, मैं समझ गया, बट इवापोरेशन हो कैसे रहा है। तो समझना कि यहाँ जो लिक्विड मॉलिक्यूल है
वो किसी न किसी टेम्परेचर पे होंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। क्योंकि देखो मैं अभी एक बात बता दूं, क्योंकि 0 केल्विन कभी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल का कुछ तो टेम्परेचर होगा। अगर इनके पास टेम्परेचर है कुछ, तो इनके पास पक्का कुछ रैंडम मोशन है और कुछ न कुछ एनर्जी है। ऐसे ही ब्रह्मांड में चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल जो घूम रहे हैं, ये भी किसी न किसी टेम्परेचर पे होंगे। इनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है। तो ये भी क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन में घूम रहे होंगे। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है अब रैंडम मोशन में घूम रहे हैं, वो आके इस लिक्विड मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर होगा। पर ये एनर्जी का ट्रांसफर जो होगा, अगर इतना सफिशियंट हो जाए कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल के नीचे जो दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। अगर ये, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो आके इस लिक्विड मॉलिक्यूल से टकराएं, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल पे लग रहा, नीचे से लग रहा कोहेसिव फोर्स है, जो उस लिक्विड मॉलिक्यूल को सरफेस पे बांधे हुए है, अगर ये एयर मॉलिक्यूल उस लिक्विड मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी पैदा कर दे कि ये मॉलिक्यूल अपने कोहेसिव फोर्स से को ओवरकम कर जाए, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दे कि वो कोहेसिव फोर्स से को ओवरकम कर जाए, तो ये मॉलिक्यूल जो है, वो लिक्विड मॉलिक्यूल वो वेपर में कन्वर्ट होके कहाँ मूव करने लगेगा, ऊपर। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। क्या हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, वो उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल से जो बंधे हुए कोहेसिव फोर्स को ओवरकम कर जाए, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा इवापोरेशन। और आपको एक बात तय हो गया, अब यहां से आप बोल सकते हो कि इवापोरेशन कौन सा फेनोमेना है, फेज चेंज फेनोमेना है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में, ठीक। या आप कह सकते हो गैस में। वेपर क्या है, एक तरह का गैस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप देखो इवापोरेशन कहां हो रहा है, केवल सरफेस पे। इवापोरेशन केवल सरफेस मॉलिक्यूल का होगा, उसको अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं है। तो कई बार आया है इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। कौन सा फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना। कोई बच्चा पूछ सकता है सर इवापोरेशन क्यों सरफेस पे ही हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि हर लिक्विड मॉलिक्यूल पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है, हर मॉलिक्यूल पे, लिक्विड लेयर के हर मॉलिक्यूल पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है, पर सबसे कम कोहेसिव फोर्स किस पे लग रहा होगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल इस सरफेस पे सबसे ऊपर होंगे। तो एक बात बताओ, जब एयर मॉलिक्यूल उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो उड़ेंगे ऊपर की तरफ, वेपर बन के, ऊपर वाले, जो सबसे टॉप लेवल पे है सरफेस पे। क्यों, क्योंकि वहां उनका कोहेसिव फोर्स सबसे कम है। तो जो सबसे पहले कोहेसिव फोर्स को ओवरकम, कौन से मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स सबसे पहले ओवरकम होगा, लिक्विड पे के सरफेस पे जो है। इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल सबसे पहले उड़ जाते हैं, और वहीं पे प्रोसेस शुरू हो जाता है इवापोरेशन। इवापोरेशन एक फेज चेंज प्रोसेस है, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। और ये कहां हो रहा है, केवल सरफेस पे। तो इसीलिए कौन सा फेनोमेना है, सरफेस। एक प्रश्न जो अभी आप लोगों को जल्दी मिलता नहीं और किसी दिन आ गया, कि इवापोरेशन होने के लिए कौन से फोर्स को ओवरकम करता है लिक्विड मॉलिक्यूल, तो वो आंसर होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करके ही क्या पैदा हो रहा है, इवापोरेशन। अब देख लो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, इट विल ऑकर बिटवीन लिक्विड टू गैस फेज। इसमें लिक्विड से गैस फेज के बीच में ऑकर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कई बार पढ़े हो, कि इट कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर। जो इवापोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये आपको याद करा दिया जाता है कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होगा। और बॉइलिंग को बोला जाता है कि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होगा। क्यों, तो अभी मैं इवापोरेशन की बात करता हूं, जब डिफरेंस बताऊंगा इवापोरेशन और बॉइलिंग में, तब उसकी बात करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि इवापोरेशन क्यों किसी भी टेम्परेचर पे पाया जा सकता है। देखना, मैंने बोला है कि अगर मुझे कहीं भी लिक्विड और एयर, अगर किसी भी मैं कंटेनर को एटमॉस्फेयर में रखता हूं, जहां लिक्विड मॉलिक्यूल है, और इसके जस्ट ऊपर कौन से मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल, और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में कोलिजन ना हो, लिक्विड से आके एयर मॉलिक्यूल मत टकराएं। इसके लिए मुझे एक टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन, जो कि इम्पॉसिबल है।
जीरो केल्विन हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अगर हम जीरो केल्विन कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम लिक्विड और एयर मॉलिक्यूल का कोलिजन कभी भी नहीं रोक सकते। अगर हम लिक्विड और एयर मॉलिक्यूल का कोलिजन कभी नहीं रोक पाएंगे, तो ये तय है कि पक्का है कि जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो कुछ न कुछ वेपराइजेशन, कुछ न कुछ एवापोरेशन करेगा, कुछ न कुछ मॉलिक्यूल को वेपर में जरूर कन्वर्ट करेगा। और हमें पता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, पर अगर टेम्परेचर कुछ भी रख दें तो इवापोरेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा। क्योंकि जीरो इवापोरेशन करना है तो हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन दुनिया में पॉसिबल नहीं है। आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे कि जीरो केल्विन हम नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब अगर इवापोरेशन को जीरो करना है तो हमें जीरो केल्विन चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे पाया जा सकता है। और ये देखिए पूरा मैंने डिटेल में लिख दिया है, व्हाई इवापोरेशन कैन नॉट ऑकर एट एनी टेम्परेचर। तो जो कुछ समझाया है यहाँ पे आपको एज इट इज लिखा पड़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सर अगर आपसे कोई पूछे कि इवापोरेशन को रोकना है तो क्या करना होगा, तो आपको इवापोरेशन को रोकना है बच्चा, तो पहले तो जीरो केल्विन टेम्परेचर को पाना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर जीरो केल्विन नहीं पा रहे हो तो पक्का है कि हर टेम्परेचर पे इवापोरेशन होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, वो अलग बात है, पर इवापोरेशन होगा जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये बात आप समझ जाएंगे। मान लो एक कोई लिक्विड है, इसमें पानी, लिक्विड में को मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेयर पे रख दिया। जैसे ही मैं रखूंगा उसके बाद मैंने इस कंटेनर को, इस लिक्विड कंटेनर को ढक दिया, तो इसमें से ये वेपर मॉलिक्यूल निकलने, इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये वेपर मॉलिक्यूल इवापोरेट होके इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे। जो ये वेपर मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे इकट्ठा हुए हैं, ये भी मान लो यही वो डायग्राम है, तो ये वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस पे क्या लगाएंगे बच्चा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, इस एक्सटर्नल फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं, तो क्या पैदा होगा? एक फोर्स पैदा होगा। क्या पैदा होगा? एक प्रेशर पैदा होगा। ये एक्सटर्नल फोर्स जो वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे लगा रहे हैं, ये एक प्रेशर पैदा करेंगे जिसका नाम होगा वेपर प्रेशर। बस इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। और सुन लो, जैसे ही मैं लिक्विड मॉलिक्यूल को ना, जैसे ही मैं लिक्विड को, वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखूंगा, तो इनिशियली उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत हाई होगा और बहुत तेजी से वेपर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन बहुत लो होगा। पर कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि ये जो कंटेनर है वो सेचुरेशन पे चला जाएगा। सेचुरेशन मतलब एक ऐसा समय आएगा कि ये कंटेनर, एक फिक्स लिमिट होगी इसकी, इस कंटेनर की, कि ये 20 मॉलिक्यूल ही वेपर के सेचुरेट से स्टेबल पोजीशन में रख सकता है। तो मान लो यहाँ 20 मॉलिक्यूल हो गए। अब ये 20 मॉलिक्यूल जो है, इस पे एक प्रेशर लगा रहे होंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स से एक प्रेशर लगेगा। वो जो प्रेशर ये 20 मॉलिक्यूल लगा रहे हैं सेचुरेशन स्थिति में, उसी का नाम होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या नाम होता है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। पर ध्यान से सुनना कि पहले क्या था, यहाँ पे जब हम इनिशियली रखे थे तो रेट ऑफ इवापोरेशन शुरू हुआ था, जो कि बहुत हाई था। मतलब पहले यहाँ पे शुरुआत में 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, ऐसे ही वाटर वेपर मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू हुआ। तो पहले 5 मॉलिक्यूल लगा रहे थे तो उस समय भी वेपर प्रेशर था। बाद में 10 मॉलिक्यूल लगा रहे थे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर था। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे इवापोरेशन बढ़ रहा था, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ रहे थे, आपका क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। पर एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे इवापोरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम सेचुरेशन स्टेट में पहुंच जाएंगे और यहाँ 20 मॉलिक्यूल आके ये स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगा। अब यहाँ एक भी वेपर मॉलिक्यूल इस सरफेस पे नहीं आ सकता, पर इवापोरेशन तब भी होगा। तो जैसे ही इवापोरेट होके बाद में जब 21वां मॉलिक्यूल जैसे ही जाएगा, तो जो वेपर मॉलिक्यूल पहले से हैं वो कंडेंस कर जाएंगे। क्या करने लगेंगे? जैसे ही 21वां मॉलिक्यूल गया, फिर से एक मॉलिक्यूल वेपर का पहले से जो है वो कंडेंस होके वापस लिक्विड बन जाएगा। तो आप क्या देखोगे? अब यहाँ पे हमेशा 20 मॉलिक्यूल फिक्स हो गए। तो उस समय 20 मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहेंगे। मतलब ये प्रेशर हमेशा फिक्स हो गया कि अब इस सरफेस पे केवल 20 मॉलिक्यूल ही प्रेशर लगाएंगे और वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। उस प्रेशर का नाम है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। पर ये जो कंडीशन है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की, ये कब अचीव हुई है? ये तब हुई है जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब
जब हम शुरुआत करते हैं इवापोरेशन की, तो शुरू में रेट ऑफ इवापोरेशन तो हाई होगा, पर थोड़ी देर बाद रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, उस समय जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड सरफेस पे वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा। हाँ, वेपर प्रेशर तो स्टार्ट से ही लगना शुरू हो गया, जैसे ही मैंने कंटेनर को ढका है और लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू हुए हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपर मॉलिक्यूल, वो सारे वेपर मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो सब वेपर प्रेशर है। पर वेपर प्रेशर का एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहां रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो समय जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया है, वो प्रेशर जो है वो कहला रहा है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा, कई बार ये क्वेश्चन आया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और अगर इवापोरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे लिक्विड सरफेस पे, अगर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। अब आप समझ सकते हैं ये बात, देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा इकट्ठा होंगे क्योंकि इवापोरेशन बढ़ेगा। अब जब मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठा होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे तो फोर्स बढ़ रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हमने बोला कि जो वेपर मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं उसी का नाम वेपर प्रेशर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ने से मॉलिक्यूल बढ़ेंगे वेपर मॉलिक्यूल सरफेस पे, वेपर मॉलिक्यूल सरफेस पे बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब इवापोरेशन और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कैसे बढ़ेंगे, लीनियरली नहीं बढ़ते हैं, कैसे ये ग्राफ बनेगा ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर कायदे से। आज के लिए इतना काफी है। अब हम थ्योरी पार्ट में, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना मैंने पढ़ा है उस पर एक लाइन का आप देखते ही बता देंगे कि इवापोरेशन कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फेनोमिना। मैंने आपको बताया ना, ये पूरे वॉल्यूम में होता नहीं, तो आपका आंसर हो गया पहले का सरफेस फेनोमिना। अगर आपसे कोई पूछे प्रेशर का इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है, तो आपने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ा, पास्कल पढ़ा, मेगा पास्कल पढ़ा, ये तीनों प्रेशर के यूनिट है। एक यूनिट नहीं है, वो है केजी पर सेंटीमीटर। ठीक, एक और चीज आई कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको मैंने बता दिया प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्केलर मतलब वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, टेंसर वो क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलर। एक क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, होमवर्क आपको करना है, बस हिंट दे रहा हूं। यहां आपको एक्सटर्नल फोर्स निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स आप निकालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूज करके। देखो 100 केजी का मास है तो m फिक्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा, फोर्स जो होगा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा m v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई dt। देखो m दिया है 100 केजी, v1 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया है 6, dt डायरेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप फोर्स निकाल लोगे, फोर्स न्यूटन में आ जाएगा। एरिया दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया प्रेशर बराबर नथिंग, फोर्स अपन एरिया, एरिया ऑलरेडी mm स्क्वायर में रखा दिया हुआ है, mm स्क्वायर में ही रखो, फोर्स आपने न्यूटन में लिख रखा है, तो ये अपने आप आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर मैं आपको बता दूं 1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है, तो अपने आप आंसर किसमें मिल जाएगा आपको, मेगा पास्कल में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेना। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, जब भी क्वेस्ट में आऊंगा तो ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा, बट फिर भी इसमें कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप, मैं आपसे फिर से बता दूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज करिए SPUS, आपको यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
और अगर आपको कोई क्वेरी रह रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल को आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, ये लिंक टाइप करना होगा और ज्वाइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कोई भी डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, आपका डाउट जरूर से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई थिंक आज जो मैंने बताया आपको कायदे से समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कर सकते हैं मुझसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।